smoothly in terms of editing. So do that. All right, so recording has just started. So let me start the screen share with you and let's see आगे आज हमें क्या देखना है. Okay. ठीक है, एक एक स्लाइड को हम फटाफट देख लेते हैं एंड देन हम लोग आगे बढ़ते हैं. So we know that you have something like your cytoplasm. Cytoplasm is a jelly-like fluid inside the cell. So आपका जो न्यूक्लियस होता है, आपका सेल का मेम्ब्रेन होता है, उसके अलावा जो भी आपको स्पेस मिलेगा, that will be my cytoplasm. So that is something you know, right? तो जो आपको बीच में स्पेस दिख रहा है, न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा जो भी आपको बीच में स्पेस होता है, that is called as my cytoplasm. याद रखना, इसमें आपके कई सारे आपको ऑर्गेनल्स देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे. So it is between the plasma membrane and the nucleus. Okay. Many cell organelles lie in the cytoplasm. कई सारे organelles आपको यहाँ पे मिलते हैं देखने के लिए. Mitochondria, Golgi, ER, lysosomes, vacuoles, ये सब आपको मिलेंगे आपके cytoplasm के अंदर. All the cellular chemical reaction takes place in the cytoplasm. याद रखना, सारे के सारे आपके chemical reaction आपके cytoplasm में ही आपके रन किए जाते हैं. तो एक बड़ा ही important site है ये, जहाँ पे आपके सारे events यहाँ पे कराए जाएंगे. Right? It stores vital substance like amino acid, glucose, vitamins. इन सब को भी आप यहाँ पे स्टोर करके आप रखते हो. तो काफी सारी एसेंशियल चीजों को भी आप यहाँ पे संभाल के रखेंगे आपके साइटोप्लाज्म के अंदर. द पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म अदर देन द ऑर्गेनल इज कॉल्ड एज अ सिस्टोल. ठीक है, जो फ्री स्पेस आपको मिलता है वहां पे जहां पे ऑर्गेनल नहीं है, यू कॉल देम एज अ सिस्टोल. सो इतना याद रखना, जस्ट रिमेंबर द बेसिक थिंग अबाउट साइटोप्लाज्म कि वो है क्या और आपको क्या मिलता है. कल अगर आपसे कोई पूछे कि मिलता क्या है साइटोप्लाज्म में, तो आप बोल सकते हो आपको वहां पे ऑर्गेनल्स मिलेंगे. You'll find different kind of organelles will be seen over there. That should be clear to you, right? Plant cell wall हम लोग देख चुके हैं पिछले क्लास के अंदर. Please याद रखना, it is made up of my cellulose, hemicellulose and your pectin. It is made up of your polymer of glucose. So ये ग्लूकोज का पॉलीमर से बना होता है आपका सेलुलोज. एंड इसका पता है मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपको जो सेलुलोज है वो कई सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जोड़ के बनाया है. आपका जो सेलुलोज होता है वो कई सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को आप जोड़ के बनाते हो. तो इसलिए हम उसे बोलते हैं एज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. याद रखना, दिस इज योर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. कई सारे ग्लूकोज को आप जोड़ते हो यहाँ पे एंड देन यू विल फाइंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर सेल्यूलोज. यही आपको मिलना है आपके सेल वॉल के अंदर, राइट? देन यू आल्सो हैव अ हेमिसेल्यूलोज एंड यू आल्सो हैव अ पेक्टिन ओवर हियर. तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे मिलती है देखने के लिए. नाउ लेट्स सी, यहाँ पे आप थोड़ा देख सकते हो. यू विल फाइंड ओवर हियर, आपको ये जो ब्लू कलर के जो आपको बंडल्स दिख रहे हैं, जो ब्लू कलर के बंडल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये ब्लू कलर के बंडल्स आपके हैं यहाँ पे आपके सेल्यूलोज. दीज आर योर सेल्यूलोज, राइट? जो पर्पल कलर की आपको लाइंस यहाँ पे दिख रही है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है पर्पल कलर का, दैट इज गोइंग टू बी योर पेक्टिन. ये जो पर्पल कलर की लाइंस आपको यहाँ पे दिख रही है सेल वॉल के अंदर, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एज अ पेक्टिन, राइट? दिस इज समथिंग कॉल्ड एज योर पेक्टिन, राइट? और जो ग्रीन कलर के यहाँ पे क्रॉस ब्रांचेस आपको दिख रहे हैं जो कनेक्ट करे एक दूसरे को, तो आपको ग्रीन कलर के भी आपको यहाँ पे ब्रांचेस दिख रहे होंगे एंड दोज आर बीन कॉल्ड एज माय हेमीसेल्यूलोज. इनको हम बोलते हैं आप एज अ हेमीसेल्यूलोज. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. दिस इज द पिक्चर ऑफ योर एक्चुअल सेल वॉल. सेल वॉल के अंदर से अगर आप देखते हो तो ये सब चीजें आपको मिलेगी देखने के लिए. सो दिस इज व्हाट यू विल गेट टू सी. अगर आपको याद हो तो पता है मैंने आपको एक और चीज बताई थी. यू हैव समथिंग लाइक योर मिडिल लेमेला. इफ यू रिमेंबर वी हैव डिस्कस समथिंग लाइक अ मिडिल लेमेला. यस सर. इसको याद है मिडिल लेमेला किससे बना हुआ होता है? व्हाट दिस मिडिल लेमेला इज मेड अप ऑफ? नो वन. सर कार्बोहाइड्रेट. Calcium pectate. It is made up of your calcium and pectate. So it is made up of my calcium pectate. So इससे बना होता है आपका मिडिल लेमेला. और आप ये ऊपर देख सकते हो यहाँ पे लेबल भी क्या हुआ है. जो आपको ट्रांसपेरेंट चीज आपको यहाँ पे दिख रही है, दैट इज गोइंग टू बी योर पर्टिकुलर कैल्शियम पैक्टेट. दैट इज गोइंग टू बी द मिडिल लेमेला. ये वाला पार्ट जो ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे बस आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे कि आपका सेल वॉल के अंदर आपको क्या क्या मिलता है और वो कैसा दिखेगा. सो दैट इज अ पिक्चर यू कैन सी ओवर हियर. रोल यहाँ पे क्या होता है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल्स एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्लांट पैथोजन.
कई सारे पैथोजन सेल के अंदर एंटर कर ही नहीं पाते बिकॉज यू हैव दिस सेल वॉल ओवर हियर. सो ये आपके रोल्स हो जाते हैं आपके सेल वॉल के. सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन, राइट. अब हम बात करते हैं हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग लाइक योर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. अब ये है क्या, क्या करता है, कौन है इसके अंदर, लेट्स ट्राई टू सी दैट. तो जब भी आपके सामने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम टर्म आएगा तो आपको कुछ ऑर्गेनल्स के नाम याद रखने हैं. यू हैव टू रिमेंबर सम ऑर्गेनल्स ओवर हियर. ठीक है, जैसे आपका एक ऑर्गेनल यहाँ पे आपका आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. So that is the one organelle you have to remember. सबसे पहला organelle. Then second आप यहाँ पे याद रख सकते हो, that is going to be the Golgi apparatus. We'll have your Golgi apparatus. ये आपका second organelle आपका यहाँ पे हो गया. Third आपका यहाँ पे होगा lysosomes. Third one is going to be the lysosomes. And you can also have something like your vacuoles. अब ये जो चारों ऑर्गेनल आपके यहाँ पे है, इन सबको हम एक ही कैटेगरी में रखते हैं एंड दैट कैटेगरी इज माय एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. सो अगर आपसे कोई पूछता है कि यार एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या आता है, तो आपने बोलना है ये चार ऑर्गेनल दे बिकम अ पार्ट ऑफ माय एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि व्हाई वी आर कीपिंग देम एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. मतलब ये है क्या, क्यों इन चारों को एक कैटेगरी में रखा हुआ है. तो याद रखना ऑल फोर ऑफ देम वर्क इन कोऑर्डिनेशन. ये चारों के चारों जो आपके यहाँ पे ऑर्गेनल्स है, ईआर, गोल्गी, लाइसोम, वैक्यूल, they work in coordination. They work in coordination. ये सब कोऑर्डिनेट करके आपका काम करते हैं, साथ में मिलके काम करते हैं, और इसलिए हमने इन्हें एक कैटेगरी में रखा हुआ है एंड दैट इज माय एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. ये सब लोग मिलके काम करेंगे और आपके लिए कुछ ना कुछ आपको एसेंशियल बना के आपको देंगे. सो दैट शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू. और अगर आप इनको देखोगे ना सेल के अंदर, ये सब एक दूसरे के पास पास में ही होते हैं. आप ईआर के पास में आपको गोल्गी मिलेगा, गोल्गी के ज्यादा दूर नहीं होता आपका लाइसोसोम. सो दे आर ऑल वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड अलोंग विद दैट ये सारे के सारे एक साथ मिलके काम करते हैं. सो दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन एंड दैट इज व्हाई आई कीप देम इन अ सिंगल कैटेगरी एंड दैट सिंगल कैटेगरी इज कॉल्ड एज माय एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. तो ये चार ऑर्गेनल आपको यहाँ पे याद रखने हैं. इनमें से दो ऑर्गेनल आज के क्लास में हम लोग खत्म करने की, पढ़ने की, समझने की आज हम कोशिश करेंगे. सो दिस शुड बी क्लियर टू यू. अच्छा, कोई चीज अगर समझना है या लगे कि रिपीट करना है देन प्लीज बता देना. If there's something which has to be I want to ask something. yeah. So, what does endomembrane system mean over here? Like working together, basically it means? No, they will have a membrane, right? So they will have, all of them will have a membrane covering. Okay, all of them have a membrane covering, and that is why we call them as an endomembrane, right? But why we keep them in this particular category? The reason is because they work in coordination. They all are associated with each other, और सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर द वर्किंग और फॉर अ प्रॉपर वर्किंग ऑफ द सेल. एंड दैट इज व्हाई फॉर दिस पर्टिकुलर टू ट्रेट्स, एक तो दे ऑल ऑफ देम विल हैव देयर ओन मेम्ब्रेन. सेकंड थिंग, दे विल बी वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन. इन दोनों रीजंस की वजह से आई विल बी पुटिंग देम इनटू सिंगल कैटेगरी ऑफ माय एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. पता चला आपको मंताशा? So sir, they have their own membrane, that's why it's called endomembrane. Right, so that's why you have an endomembrane system. Now system means you have this all organelles, 4-5 organelles over here, 4 organelles in front of you, which are going to work in a system, which are going to work in a synchronization. So that is why it's like you have this चार organelles जिनके coordination जो सबके साथ coordinate करके काम कर रहे हैं, right? And they all of them will have their own membrane over here. Okay, these traits make them or will keep them in this category of your endomembrane system. Now it's clear? Yes sir, thank you. All right. So have a look over here. यहाँ पे आप यहाँ पे इसको थोड़ा ध्यान से देखिए. आपके पास है यहाँ पे आपका ER. You have this endoplasmic reticulum पिंक कलर का. फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे मिलेगा आपका Golgi apparatus. You can see over here. Then you also have over here the lysosomes. Lysosomes आपको यहाँ पे दिख जाएंगे. And somewhere near you will also have the vacuoles. तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए, and they are going to work in a strong coordination. So that's why they become part of my endomembrane system. Now let's try to see कि कौन-कौन इसमें नहीं है. तो आप देख सकते हो कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर नहीं है. माइटोकॉन्ड्रिया इंडिपेंडेंट काम करेगा. क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर नहीं है, वो आपका इंडिपेंडेंट काम करेगा. सो ये लोग जो ऑर्गेनल्स होते हैं लाइक योर क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोरी. ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखना दैट पीपल लाइक क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट पार्ट ऑफ दिस. नाउ
लेट्स ट्राई टू स्टार्ट विद माय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहां से हम हमारी स्टोरी चालू करते हैं कि अरे मेरा है क्या और ये करता क्या है। तो याद रखना, आपका जो न्यूक्लियस है, यू हैव अ न्यूक्लियस इन फ्रंट ऑफ यू, राइट आउटसाइड द न्यूक्लियस यू हैव द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइट आउटसाइड द न्यूक्लियस यू विल बी फाइंडिंग योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ द क्वेश्चन इज कि इसके अंदर आपके दो टाइप्स होते हैं। सो लेट्स सी, ईआर को जब आप ध्यान से देखोगे, सो इट विल हैव टू टाइप्स। वन इज गोइंग टू बी योर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक आपका होगा रफ। हाय सर। हाय, आप क्लास में लेट है या you were able to connect right now only? Rough endoplasmic reticulum, that is the one thing you have to know. एक ये आपका होता है टाइप, और दूसरा टाइप आपको जो यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, that is going to be your smooth endoplasmic reticulum. You'll have smooth endoplasmic reticulum. तो याद रखना, जब भी आप ईआर की बात करते हो, पहली चीज याद रखना, इट इज राइट आउटसाइड द न्यूक्लियस। सेकंड चीज याद रखना, इसके अंदर आपको दो टाइप्स मिलेंगे। सो विल हैव बेसिकली विल हैव टू टाइप्स ऑफ रेटिकुलम ओवर हियर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड यू हैव अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ द क्वेश्चन इज कि यार फर्क क्या है इनमें, बेसिकली आपके यहाँ पे फर्क आपको क्या मिलेगा देखने के लिए। तो आप इस पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देखिए, ट्राई टू पे अटेंशन टू द पिक्चर ओवर हियर। जब आप इस पिक्चर को आप ध्यान से देखते हो, सो व्हाट डू गेट टू सी ना, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए, आपको यहाँ पे मिलेंगे राइबोसोम्स लगे हुए आपके ईआर के ऊपर। अगर राइबोसोम्स लगे, यू कैन सी दिस पर्पल डॉट्स ओवर हियर, दे आर ऑल माय राइबोसोम्स। अगर आपको ईआर के ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए अगर आपको मिल जाते हैं, देन यू आर गोइंग टू कॉल देम एज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो याद रखना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर यू विल हैव अ राइबोसोम्स अटैच, इनके ऊपर आपके राइबोसोम्स लगे होते हैं। सो दे विल हैव द राइबोसोम्स अटैच्ड। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो कि इसके अंदर आपके राइबोसोम्स आपको यहाँ पे लगे हुए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर मैं स्मूथ ईआर की बात करता हूं, तो स्मूथ ईआर के अंदर कोई भी राइबोसोम लगा हुआ आपको नहीं मिलता, और इसलिए उसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज वहां पे राइबोसोम लगे हुए आपको नहीं मिलते हैं। तो ये डिफरेंस याद रखना, जब भी आप ईआर की बात करते हो, आपके पहली चीज, इट इज राइट आउटसाइड द न्यूक्लियस, ये ऑर्गेनल, इसमें आपको दो टाइप्स मिल रहे हैं, रफ आरईआर, आरईआर जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड देन यू हैव अ एससीआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिफरेंस यही है कि एक के अंदर राइबोसोम्स लगे हैं और दूसरे के अंदर आपके राइबोसोम्स यहाँ पे नहीं लगे। So these are the two things you have to know in terms of your ER. Now the question जो हमारा मेजर क्वेश्चन यहाँ पे है, ये करते क्या है, इनका क्या है सिग्निफिकेंट या सबसे इंपॉर्टेंट रोल इनका यहाँ पे क्या होगा। So let's try to see that. Let's divide this part into two subset. See, now let's start with your RER. याद रखिएगा, RER के अंदर आपके राइबोसोम्स लगे हुए हैं, एससीआर के अंदर आपके राइबोसोम्स लगे हुए नहीं है। आरईआर मतलब आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरईआर में आपको याद रखना है कि इसका रोल क्या होता है। सो समवन आस्क कि इसका रोल क्या होगा, तो आपको एक ही रोल पहले तो याद रखना है, इट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। इट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन योर प्रोटीन सिंथेसिस। सो प्लीज रिमेंबर वन थिंग वेरी क्लियरली कि आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस ऑल द टाइम आपका होता रहता है, राइट? और वो करने के लिए आपका आरईआर विल प्ले अ super important role. So RER play a very important role in your protein synthesis. And बिना प्रोटीन के सेल के अंदर काम नहीं हो सकता, right? I would rather say कि प्रोटीन के बगैर बॉडी में कुछ भी काम नहीं हो सकता. Like many enzymes, like majority of the enzymes and all the minute particles are going to be the proteins and they will play some kind of role inside the body. तो आपके बॉडी में प्रोटीन का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है और वो कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। सो प्रोटीन सिंथेसिस तो एक सुपर इंपॉर्टेंट इवेंट है जो आपके सेल के अंदर होता ही रहता है, और वो करने के लिए आपका आरईआर यहाँ पे एक रोल प्ले करेगा। सो आरईआर प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन माय प्रोटीन सिंथेसिस। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो। सेकंड चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हो, दैट आरईआर आल्सो प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन माय प्रोटीन फोल्डिंग। इट प्लेज अ रोल इन योर प्रोटीन फोल्डिंग। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ये प्रोटीन फोल्डिंग क्या होती है, लाइक व्हाट योर प्रोटीन फोल्डिंग इज गोइंग टू बी। Now let me try to explain you with the help of an example somewhere over here. See what will be happening ना, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। आप अज्यूम करें कि आप की बॉडी एक प्रोटीन बना रही है। आई गिव यू द एग्जांपल।
आपने सुना होगा शायद से कभी, आपके माउथ के अंदर एक एंजाइम होता है अमाइलेज. इन द माउथ यू हैव दिस एंजाइम नोन एज अमाइलेज, राइट. अगर नहीं सुना तो मैं आपको कोई और एग्जांपल देता हूं. अज्यूम करते हैं आपका एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूं. इंसुलिन. इंसुलिन आपने सुना होगा. इंसुलिन इज समथिंग विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द शुगर लेवल. अगर इंसुलिन ना हो देन आप अपना शुगर लेवल, डायबिटीज बढ़ जाता है. हाँ, शुगर लेवल आपका बढ़ जाएगा. दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न. डायबिटीज होती है आपको. सो अब इंसुलिन के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो. देखो, इंसुलिन इज अ प्रोटीन. ये बेसिकली आपका एक प्रोटीन है. अब जब ये बनता है ना, जब आपका प्रोटीन बनेगा, एकदम नया नया जब प्रोटीन बनता है, तो इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. जो आपका प्रोटीन बनता है, इट इज जस्ट लाइक एक लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वो होता है आपका. ठीक है. आपको करना ये होता है कि इसको आपको करना पड़ता है फोल्ड. यू हैव टू एक्चुअली फोल्ड दिस पर्टिकुलर प्रोटीन. तो आपको ये जब प्रोटीन बनता है, इसको आपको सही तरीके से आपको फोल्ड करना होगा, चाहे वो फोल्डिंग कैसी भी हो. इट यू हैव टू गिव देम अ राइट अप्रोप्रिएट काइंड ऑफ अ शेप. तो जो आप शेप देते हो उस प्रोटीन को, उसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ प्रोटीन फोल्डिंग. तो जो हमने यहाँ पे किया, दैट इज अ सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ योर, लाइक इट्स अ वेरी सिंपल जनरल एग्जांपल ऑफ योर प्रोटीन फोल्डिंग. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या होगा अगर प्रोटीन फोल्डिंग नहीं हुआ, तो क्या ही दिक्कत आ जाएगी. देन याद रखना, अगर आपका प्रोटीन सही से फोल्ड नहीं होता तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा. एज सिंपल इज दैट. अगर आपका प्रोटीन बनने के बाद सही से फोल्ड नहीं हो पा रहा, अगर उसका सही से उसने एक शेप अटेंड नहीं किया, तो आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपना काम करेगा. दैट इटसेल्फ मीन्स कि आपका इंसुलिन शुगर लेवल को मेंटेन नहीं करेगा. तो ये बात याद रखना. सो दैट इज वाई जब भी आपका प्रोटीन बनाया जाता है, इट हैज टू अंडरगो सम काइंड ऑफ मॉडिफिकेशंस, इट हैज टू अंडरगो सम काइंड ऑफ चेंज इन द शेप. और उसे हम यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे एज अ प्रोटीन फोल्डिंग. तो वो प्रोटीन फोल्डिंग भी आपका आरईआर आपको करके देगा. सो याद रखना, दैट प्रोटीन फोल्डिंग इज ऑल्सो समथिंग आपका आरईआर हैप्पीली आपको करके देता है. सो दिस शुड बी क्लियर टू यू. So RER is going to play a role in my protein synthesis. Along with that, it will play a role in my protein folding. क्या ये दो चीजें आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Are these two things clear to all of you? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. कोई अगर कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ, राइट, इंटरप्ट करके पूछ लेना, कोई भी अच्छी समझ ना आए तो. So that is, these are the two things which I will be finding happening over here. अब मैं यहाँ पे एक और चीज बताऊंगा, समझ लेना, just try to understand this thing. एक और इम्पोर्टेंट इवेंट जो आपको यहाँ पे आरईआर करता है, उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिलेशन. ग्लाइकोसिलेशन. अब ग्लाइकोसिलेशन क्या होता है? ग्लाइकोसिलेशन का सिंपल मैं आपको यहाँ पे मतलब समझाता हूँ. समझो आपने प्रोटीन बना लिया, उसकी फोल्डिंग कर दी, तो कई बार प्रोटीन के ऊपर आप एक शुगर मॉलिक्यूल लगा देते हो. कई बार आप एक प्रोटीन के ऊपर एक शुगर मॉलिक्यूल आप लगा देते हो. यू कीप वन शुगर मॉलिक्यूल ऑन टू दैट पर्टिकुलर प्रोटीन. तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ ग्लाइकोसिलेशन. जब आप एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल या एक शुगर मॉलिक्यूल अगर आप लगा रहे हो प्रोटीन के ऊपर या किसी और मॉलिक्यूल के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं वहां पे एज अ ग्लाइकोसिलेशन. दैट इज कॉल्ड एज योर ग्लाइकोसिलेशन. तो ये चीज भी आपका आरईआर करेगा. दैट इज ऑल्सो वन थिंग योर आरईआर इज नोन फॉर. तो इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. दैट इज व्हाट वन थिंग यू हैव टू नो द आरईआर. इतना ही याद रखना. हाँ बताइए, बोलिए. Sir, please explain again the third. What will be happening in glycosylation? Na? Assume that you have just found a protein. नया नया प्रोटीन आपने बनाया है. Sometime what happens? आपके प्रोटीन के ऊपर आपको एक शुगर मॉलिक्यूल लगाना होता है. Sometime you have to add a sugar molecule on the protein. ठीक है. और जब आप ये शुगर मॉलिक्यूल लगाते हो, जिसे हम ग्लूकोज भी कह सकते हैं, अगर आप एक ग्लूकोज या शुगर मॉलिक्यूल आप लगाते हो प्रोटीन के ऊपर, तो उस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ग्लाइकोसिलेशन. दैट इवेंट ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय ग्लाइकोसिलेशन. ये इवेंट भी आपका आरईआर के अंदर होगा. दैट इवेंट ऑल्सो यू विल फाइंड हैपनिंग इन द आरईआर. तो यही चीज हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं. ठीक है. सो दीज आर द टू थिंग्स, दीज आर द थ्री थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर, राइट. नाउ लेट्स जंप ऑन टू योर एससीआर. फटाफट एससीआर पे आते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, और इसकी स्टोरी हम यहाँ पे समझ लेते हैं क्या करता है ये. तो जब भी आपके सामने एससीआर आए तो आप एक चीज लिख देना, इट प्लेज अ रोल इन माय लिपिड सिंथेसिस. ये लिपिड सिंथेसिस के अंदर आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. इफ यू रिमेंबर, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से बनी हुई होती है. इफ यू जस्ट गो बैक एंड रिमेंबर, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ माय फॉस्फोलिपिड. तो जो भी लिपिड सिंथेसिस का जो काम होता है वो ये लोग करते हैं. SCR is known for my lipid synthesis. So that is one thing you have to know, right? That's the first thing you can remember. Second thing is going to be your, ये बनाता है कई सारे steroid hormones. They are known to make huge amount of steroid hormones. कई सारे steroid hormones का synthesis आपका होगा आपके SCR के अंदर.
सो स्टेरॉइड हार्मोन का सिंथेसिस आपका किया जाता है आपके एससीआर के अंदर। मैं एक दो यहाँ पे नाम आपको बता सकता हूँ जो आपने शायद सुने होंगे। मेल सेक्स हार्मोन अगर आपने सुना होगा, दैट इज गोइंग टू बी द टेस्टोस्टेरॉन। हैव यू हर्ड दिस टर्म बिफोर? ये आपने टर्म पहले कभी सुना है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. टेस्टोस्टेरॉन हो गया। देन फीमेल सेक्स ऑर्गन इज गोइंग टू बी लाइक समथिंग लाइक योर ईस्ट्रोजन, you will have your estrogen, you will have your, फिर आपने प्रोजेस्टेरॉन भी आपने सुना होगा, प्रोजेस्टेरॉन। सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ माय स्टेरॉइड हार्मोन्स। इन सबको हम बोलते हैं यहाँ पे, दे आर गोइंग टू बी कैटेगराइज्ड इनटू अ सिंगल ग्रुप एंड दे आर बीन कॉल्ड एज माय स्टेरॉइड हार्मोन्स। इनको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ स्टेरॉइड हार्मोन्स। तो ये सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स, ये तो मैंने कुछ एग्जांपल आपके सामने रखे, ऐसे बहुत सारे होते हैं। इन सबको आप बना के रखते हो आपके SCR के अंदर। So all the SCR is known for also formation of large number of my steroid hormones. So that is also one thing you should know. थर्ड पॉइंट ऐसा है जो आप काफी इजीली समझ जाओगे। थर्ड पॉइंट है आपका यहाँ पे कि SCR एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन, अब डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है? अगर आपके बॉडी में कोई हार्मफुल चीज आती है, मतलब अगर आपके बॉडी के अंदर आती है कोई टॉक्सिक चीज, अगर आपके बॉडी के अंदर किसी रीजन से कोई टॉक्सिक चीज अगर आपकी आ गई, तो उस टॉक्सिक चीज को कन्वर्ट करता है आपका यहाँ पे आपका SCR इनटू नॉन टॉक्सिक फॉर्म, इनटू नॉन टॉक्सिक फॉर्म। तो ये बात याद रखना कि आपके टॉक्सिक को नॉन टॉक्सिक फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा और उस इवेंट को हम कहते हैं यहाँ पे एज अ डिटॉक्सिफिकेशन। तो अगर आपके खाने के साथ या किसी और चीज के साथ अगर ब्लड के अंदर कोई टॉक्सिक चीज आ जाती है, देन जनरली आपका लीवर अपना काम करना चालू करता है and will start converting my toxic thing into non-toxic thing, right? So जो भी toxic component है उसको वो non-toxic बनाएगा और उसको हम कहते हैं यहाँ पे as a detoxification। और ये चीज करने के लिए भी आपका SCR यहाँ पे रोल प्ले करेगा। That is what SCR is known। बताइए बेटा, बताइए सर। तो फिर जब हम लोग सर कोई टॉक्सिक चीज से पॉइजन वगैरह सॉलो कर लेते हैं तो फिर हमारी डेथ क्यों हो जाती है? क्योंकि आपने बहुत ज्यादा अमाउंट में ले लिया ना आपने, you have taken that in a much more higher amount, right? See, generally your body, see, I'll tell you something. आपकी बॉडी में जो डिटॉक्सिफिकेशन का जो काम होता है ना, पता है ये मेनली कौन करता है? करता है आपका लिवर। लिवर का काम होता है ये चीज करना, राइट? नाउ लिवर विल बी डूइंग दैट, ऑब्वियसली लिवर डज ऑल द टाइम दिस प्रोसेस, और वो करता है एक स्मॉल अमाउंट का जब कंटेंट आता है आपके खाने के साथ या किसी और चीज का, तो उसे वो कन्वर्ट कर देता है। बट जब आप पॉइजन पी रहे हो इंटेंशनली, या इवन अगर आप एक्सीडेंटली अगर आप पेस्टिसाइड पी रहे हो, राइट, यू हैव टेकन दैट इन अ मच मोर हायर अमाउंट, you have taken that into a much more higher amount, and वो टाइम पे you cannot expect कि आपका liver आपका काम करेगा, you cannot expect कि आप liver वहां पे convert करना चालू करेगा नॉन टॉक्सिक फॉर्म के अंदर, right? In that case you have to undertake a treatment जिसके through they will try to get the toxins out of the body using medical help। मोबाइल बंद कर। Okay, so that is something you will find happening over there, ठीक है? So याद रखना अगर आप कुछ कंज्यूम करते हो then you, it's a much more higher dose, हायर डोज उस चीज का जो ऑलरेडी लीथल है। सो यू कैनॉट एक्सपेक्ट योर बॉडी टू ट्रीट दैट थिंग और वर्क ऑन दैट इन अ स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है? मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपको बोला कि आपका लिवर ये सब काम करने में आपकी बड़ी मदद करता है। आपने सुना होगा, इफ समवन इज एल्कोहलिक, इफ समवन इज समवन हु कंज्यूम्स वे टू मच अमाउंट ऑफ एल्कोहल, सबसे पहले उसका लिवर ही जाता है। सबसे पहले you will find, you must have heard that liver damage is very common thing which to people who are going to be alcoholic, right? So liver is known to have a high amount of SCR। liver का काम होता है कि वो ये सब करता है। liver will have the a very high amount of SCR। ये भी याद रख लेना कि liver के अंदर आपका SCR का अमाउंट काफी ज्यादा होता है। so smooth endoplasmic reticulum का अमाउंट यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा रहेगा, will be quite high। but again someone is like chronic alcoholic ना, जो chronic alcoholic है, like who is consuming the alcohol every week, every day, so what happens after certain amount of time even your liver stops working। उसकी भी एक लिमिट होती है, उसके बाद इवन उसने भी हाथ खड़े कर देने, and then you will find you will have a liver cirrhosis which is nothing but a liver damage, and yeah, then you will just find that things will just start collapsing for that particular person, ठीक है? तो ये याद रखना, फिलहाल इतनी चीज याद रखना, लिपिड सिंथेसिस, स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस, लिख देता हूं यहाँ पे, स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन, एंड लिवर के अंदर आपको मिलता है एक बहुत हाई अमाउंट में आपके SCR। इतने पॉइंट्स याद रखना इन टर्म्स ऑफ माय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो RER एंड SCR को लेके आपको इतने पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने हैं। सो आर दिस पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सारे पॉइंट्स आप सबको यहाँ पे क्लियर है? सर Yes, एक बार sir. RER का लास्ट वाला पॉइंट सर बता दीजिए।
हाँ, ग्लाइकोसिलेशन में क्या होता है ना, अज्यूम कर लो बेटा कि आपका यहाँ पे एक मैंने प्रोटीन बनाया, समझो ये आई हैव जस्ट फॉर्म्ड अ प्रोटीन ओवर हियर, ये मेरा प्रोटीन यहाँ पे बनाया मैंने, ठीक है, जिसका अजीब सा शेप है, मैंने प्रोटीन यहाँ बना लिया। तो कई बार क्या होता है कि प्रोटीन बनाने के बाद आप उसके ऊपर एक शुगर मॉलिक्यूल आप लगाना चाहते हो, आप उसके ऊपर एक शुगर मॉलिक्यूल वहां पे आप अटैच कराते हो। तो जब भी कोई शुगर मॉलिक्यूल वहां पे अटैच कराया जाता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं वहां पे एज अ ग्लाइकोसिलेशन, और वो ग्लाइकोसिलेशन आपका आरईआर करने के लिए जाना जाता है। सो ग्लाइकोसिलेशन करने के लिए दैट इज व्हाट आरईआर इज नोन फॉर। तो जब वो प्रोटीन बनाएगा तो कई बार प्रोटीन पे आपको शुगर लगाना पड़ता है, एंड दैट इज समथिंग डन बाय माय आरईआर। सो दैट इज योर ग्लाइकोसिलेशन, ठीक है, जो हमने यहाँ पे करके दिखाया था एक बार। सो इतनी बात आपको याद रखनी है। अगर आपको इतनी बातें क्लियर हैं देन आपका आरईआर आपका यहाँ पे क्लियर, आरईआर ऐसे बहुत अपने क्लियर So, बताइए। so like we were talking about poison. So like poison even we consume. So we consume like so like people consume 5 to 10 ml something like that. So is that a very huge amount for our body? It depends on the toxicity of the element which you're consuming. Like so there are like a poison even like anyone has like anyone's tongue has touches, so the person die within minutes, like its body stop responding, like paralyzed something like that. सी वही मैं कह रहा हूँ आपका कि वो जो टॉक्सिसिटी है उस एलिमेंट उस पॉइजन की वो मैटर करता है। अज्यूम दैट सम like way back like World War के टाइम पे they used to create some tablets, cyanide tablets. They used to be like super toxic. So वो consume करने के बाद within a matter of like within a minute or so the person used to die, right? So it depends on the amount of toxicity over there, right? वो कितना lethal है, उसका डोज कितना है, like उसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, उसको एक टर्म हम यूज करते हैं उसके लिए, यू कॉल मतलब LD50। LD50 का मतलब यहाँ होता है लीथल डोज 50, राइट? सो बेसिकली इट डिपेंड्स कि आपका जो डोज है वो कितना लीथल है। अज्यूम दैट यू आर कंज्यूमिंग समथिंग व्हिच इज टॉक्सिक बट नॉट दैट टॉक्सिक व्हिच इज गोइंग टू किल यू, राइट? तो कुछ नहीं होगा, तो आपको कुछ नहीं होगा, राइट? एंड देन देयर इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी लाइक सुपर टॉक्सिक, इवन अ स्मॉल अमाउंट एज स्मॉल एज योर 0.2 ml भी अगर आप कंज्यूम कर रहे हो इट इज गोइंग टू बी फेटल फॉर यू। So yes, if at all you consume that, then yes, death is something which will be very evident over there जो आपको मिलेगी देखने के लिए। So it depends बेटा, it depends on the toxicity of the content जो आप consume कर रहे हो, ठीक है? So yeah, right, right. Okay, so you'll have your RER, protein synthesis secretion. They are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus. ये हम जानते हैं कि ये सब आपके न्यूक्लियस से आपके कनेक्टेड यहाँ पे होते हैं। SCR is a major site for my synthesis of lipid and steroidal hormones. ये यहाँ पे आपके बनाए जाएंगे, तो ये आप यहाँ पे लिखा हुआ आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो। So this should be clear to all of you, right? Now, अब यहाँ पे होता क्या ना, let me just try to tell you over here. देखो, आपका समझो RER के अंदर आपने अपना प्रोटीन बना लिया, the protein has been formed in the RER. अब इस प्रोटीन को आप जनरली भेजोगे टूवर्ड्स योर गोल्गी एपरेटस के अंदर। आपने एक प्रोटीन बना लिया, so you have just formed a protein in the RER, और इस प्रोटीन को आपको भेजना है टुवर्ड्स द गोल्गी एपरेटस क्योंकि ये आपका नेक्स्ट ऑर्गेनल है। तो आप करते क्या हो, इस प्रोटीन को आप रखोगे एक चेंबर के अंदर, यू विल कीप देम इन अ बैग। तो ये जो प्रोटीन मेरा यहाँ पे बना है इसको मैं एक बैग के अंदर रख दूंगा और उस बैग को मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ वेसिकल। दिस बैग ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय वेसिकल। और ये वेसिकल जो मेरा है जिसमें मेरा प्रोटीन है, अब ये ट्रेवल करके जाएगा टुवर्ड्स योर गोल्गी एपरेटस। सो नाउ दिस वेसिकल विल गो टुवर्ड्स द गोल्गी एपरेटस, ठीक है? तो ये बात याद रखना कि आपको प्रोटीन जब भेजना होता है ER से तो आप उसे वेसिकल में रखते हो, एक बैग में रखते हो वेसिकल के अंदर, और फिर आप उसे बोलते हो जाने के लिए टुवर्ड्स द गोल्गी एपरेटस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी ओवर हियर, सी अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, सो यू विल फाइंड दिस वेसिकल्स ओवर हियर। आपको यहाँ पे कुछ वेसिकल्स यहाँ पे दिख रहे हैं और ये वेसिकल्स आपके ER से ही निकले हैं, RER से निकले हैं, और ये कहाँ जा रहे हैं, दे आर गेटिंग इनसाइड द गोल्गी। ये सारे गोल्गी के साथ जाके अटैच करेंगे और वहां पे प्रोटीन को रिलीज करेंगे। सो वो मतलब जाके प्रोटीन को वहां पे छोड़ देंगे कि जाओ अंदर, ठीक है? सो द नेक्स्ट ऑर्गेनल ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर गोल्गी एपरेटस। अगला ऑर्गेनल जो हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज गोइंग टू बी गोल्गी एपरेटस। सो जब भी हम गोल्गी एपरेटस की बात करते हैं, व्हेनेवर वी डिस्कस द गोल्गी एपरेटस, चलिए फटाफट बात करते हैं इसके बारे में। तो जब भी हम बात करेंगे हमारे गोल्गी बॉडी के बारे में, तो व्हाट यू विल गेट टू सी ना, इट विल हैव लाइक दिस बड़े बड़े से आपको चेंबर्स मिलेंगे। यहाँ पे भी यू विल फाइंड लाइक दिस चेंबर्स ओवर हियर जिनको हम कहते हैं सिस्टर्न।
So you will have the cisternae over here within them. Okay, so जब हम गोल्गी को आप स्टडी करते हो ध्यान से, then what you will get to see that जहां से आपका प्रोटीन एंटर कर रहा है, याद रखना ये बात को, जहां से गोल्गी के अंदर आपका प्रोटीन एंटर करेगा या जो भी आपका वेसिकल एंटर करेगा, समझो यहाँ पे एक वेसिकल है और ये वेसिकल आपका एंटर कर रहा है इस साइड से, सो दिस वेसिकल इज कमिंग फ्रॉम द RER और ये आपका यहाँ पे एंटर करेगा। तो ये जो आपका साइट होता है जहां से आप एंटर करते हो, उस फेज को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सिस फेज। दैट फेज ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय सिस फेज। सो याद रखना, सिस फेज वो फेज होता है जहां से आपकी होती है एंट्री, गोल्गी के अंदर जहां पे आपकी एंट्री होती है उसको हम कहते हैं यहाँ पे सिस फेज। यहाँ पे लिखा होगा इन लोगों ने सिस गोल्गी नेटवर्क, या उसे आप सिस फेज भी आप यहाँ पे बोल सकते हो। याद रखना, यहां से आप वेसिकल्स को आप अंदर भेजोगे, राइट। और जो फेस होता है जहां से वेसिकल्स बाहर निकलते हैं, द फेस फ्रॉम वेयर आई विल फाइंड कि वेसिकल्स बाहर निकलेंगे, तो यहां से मेरे वेसिकल्स आपके बाहर निकलेंगे। सो यू विल फाइंड वेसिकल्स कमिंग आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया। तो यहां से जहां से आपके वेसिकल्स बाहर निकल रहे हैं, इस फेस को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ट्रांस फेज। दिस फेस ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर ट्रांस फेज। ठीक है, तो ये बात याद रखना, ट्रांस फेज बेटा वो होता है जहां से आपकी होती है एग्जिट, ये वो होता है जहां से आपके होते हैं यहाँ पे आपके एग्जिट। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। सो यू हैव एंट्री पॉइंट याद रखना, एंट्री पॉइंट को हम बोलेंगे यहाँ पे सिस फेज और ट्रांस फेज को हम बोलेंगे यहाँ पे एग्जिट पॉइंट, राइट। जैसे आपके मेट्रो स्टेशन में भी होता है ना, एंट्री होती है एग्जिट पॉइंट होता है, राइट। सिमिलरली ओवर हियर यू विल गेट टू सी दैट। सो यू हैव एंट्री पॉइंट एंड यू हैव एग्जिट पॉइंट। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब एक और चीज याद रख लेना, ये जितने भी हमने ये स्ट्रक्चर्स बनाए हैं इनको हम कहते हैं सिस्टर्ने। ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने आपके सामने यहाँ पे बना के रखे हुए ना, ऑल दिस स्ट्रक्चर्स, लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स, यू कॉल देम एज अ सिस्टर्ने। ये सेम टर्म में इवन गोल्गी आपके ER के लिए भी यूज कर सकता हूँ। सिस्टर्न इज समथिंग आई विल आल्सो फाइंड इन द ER एज वेल, बट देख लेना दिस टर्म्स ओवर देयर आर कॉल्ड एज सिस्टर्न। फिलहाल याद रखना कहां से एंट्री हो रहा है कहां से एग्जिट हो रहा है, इतना याद रखना। उसके बाद याद रखना कि यार गोल्गी किसने डिस्कवर किया था। सो देयर वाज दिस पर्सन कॉल्ड एज माय कैमिलो गोल्गी। सो कैमिलो गोल्गी ने बेसिकली आपके गोल्गी को सबसे पहले किया था डिस्कवर्ड। सो ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर दैट। क्योंकि इसने डिस्कवर किया था तो नाम इसके नाम से ही उसे मिल गया, इट्स अ गोल्गी apparatus और माय गोल्गी बॉडी, right? They consist of many flat disc-shaped sac or cisternae of 0.5 micrometer to 1 micrometer. तो वही लिखा हुआ इन लोगों ने कि आपके ये जो है सारे के सारे आपके हैं यहाँ पे सिस्टर्न है। ठीक है, एक बार फिर बता रहा हूँ, वेसिकल जहां से एंटर हो रहा है दैट इज माय सिस फेज, और जहां से बाहर निकलेगा मेरा वेसिकल दैट इज माय ट्रांस फेज। अब हम आते हैं हमारे मेन पर्पस की तरफ कि क्या करता है मेरा गोल्गी apparatus, व्हाट माय गोल्गी apparatus इज नोन फॉर। तो याद रखना, गोल्गी apparatus is known for my packaging. Golgi apparatus is very first thing you have to know, it is known for the packaging. पैकेजिंग करने के लिए ये काफी मशहूर है, पैकेजिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स is something done by my Golgi apparatus. एक तो ये पॉइंट आप याद रखना कि पैकेजिंग करने के लिए काफी वेल नोन जाना जाता है। सो यू कैन गेट अ टर्म लाइक which organelle will play a role in the packaging of the material, then your answer should be your Golgi apparatus. ये आपकी हेल्प करता है in the packaging of the material और packaging of the biomolecules. So एक ये चीज आप यहाँ पे याद रखना। सेकेंड चीज आप याद रख सकते हो, Golgi is known to play an important role in formation of glycoprotein and glycolipid. Glycoprotein and glycolipid. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि गोल्गी apparatus एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाने के लिए। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज व्हाट गोल्गी apparatus इज नोन फॉर, टू मेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। अगर आप थोड़ा याद करोगे ना, इफ यू जस्ट ट्राई टू रिमेंबर फ्यू थिंग्स, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर देखा था ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड को। इफ यू जस्ट ट्राई टू रिकॉल, Yes, sir. आपके मेम्ब्रेन के अंदर यू यूज्ड टू सी ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। याद रखना, आपका गोल्गी apparatus ये वो बना के देगा आपको। सो दिस इज द सेकंड थिंग यू कैन नो, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन इज डन बाय माय गोल्गी apparatus। अच्छा, मुझे वो बताओ, वो कौन सा ऑर्गेनल था जिसको हम कहते हैं सुसाइडल बैक ऑफ द सेल, कौन होता है वो? So Lysosome. लाइसोसोम्स होते हैं। ठीक है, याद रखना, लाइसोसोम्स फॉर्मेशन भी यही करेगा।
लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन भी गोल्गी एपरेटस ही करता है। यही है वो जो आपके सुसाइडल बैग्स बनाता है। So that is also one thing you have to know. So now we have like three things to be remembered: lysosome formation of glycoprotein and glycolipid, and third thing is going to be the packaging of molecule. ये तीन चीजों के लिए जाना जाता है आपका यहाँ पे गोल्गी एपरेटस. That is what my Golgi body is known for. तो ये तीन चीजें आपको यहाँ पे रखनी है याद. So now let's have a look over here. So अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा दूं यहाँ पे हो क्या रहा है. समझो आपके यहाँ पे प्रोटीन आया, आपका यहाँ पे प्रोटीन है इसके अंदर, और ये प्रोटीन आपका एंटर करता है वाया वेसिकल. तो इस वेसिकल के अंदर बैठ के मेरा प्रोटीन यहाँ पे एंटर करता है. ठीक है, यहाँ पे अंदर प्रोटीन है. तो एक बार मेरा प्रोटीन अंदर आ गया स्पेस से, तो उस प्रोटीन के अंदर हम करेंगे कुछ चेंजेस. उसके हम पैकेजिंग कर सकते हैं, उसके अंदर हम मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, राइट. तो कई बार प्रोटीन के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है, तो वो भी करने में ये मदद करता है, पैकेजिंग करने में मदद करता है. और अल्टीमेटली क्या होगा, उस प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करके हम उसे बाहर कहाँ से निकालेंगे, फ्रॉम द ट्रांसफेज. सो ट्रांसफेज आपका वो फेज होगा जहां पे आपका प्रोटीन यहाँ से आपका बाहर निकलेगा इनटू थ्रू योर वेसिकल्स. ठीक है. अब ये जो आपका वेसिकल है, ये वेसिकल आपका जा सकता है सेल के बाहर, या इसको आप भेज सकते हो सेल के अंदर कहीं दूर, एज पर द रिक्वायरमेंट. नाउ दिस वेसिकल कैन गो टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, आउटसाइड द सेल, और विद इन द सेल इटसेल्फ. तो इसको यूज करके आप अपने सामान को पहुंचा रहे हो. प्रोटीन को अगर कहीं पे सेल के मेम्ब्रेन में जाना है, तो इस वेसिकल के थ्रू आप उसे मेम्ब्रेन तक आप पहुंचाओगे. So that is what you will find happening over here. तो ये बात भी आप यहाँ पे याद रखना कि ये वेसिकल्स का काम होता है कि चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में आपकी मदद करते हैं. ठीक है, तो याद रखना योर Golgi will also have a role to be played in modification. So modification of biomolecules, मतलब प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, वो भी ये लोग आपके हैप्पीली आपको करके देंगे. So modification of biomolecule is also something done by my Golgi apparatus. So that is also one thing you have to know, right? Oh, it's already time. ठीक है. So these are the things you have to know. So याद रखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, function of packaging the material. एक ये चीज आप पढ़ लेना, right? To be delivered either to intracellular target or secreted outside the cell. तो ये पैकेजिंग करके सेल के अंदर अगर कोई चीज को पहुंचाना है तो वो करता है, या फिर अगर सेल के बाहर पहुंचाना है तो वो भी करने में आपकी मदद करेगा with the help of the vesicle. ठीक है. Golgi apparatus is an important site for the formation of my glycoprotein and glycolipid. ये दोनों चीजों के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंटली जाना जाता है, ये दूसरी बनाने के लिए. तो ये दो याद रखना. और एक और बात मैंने आपको बताई थी, lysosome formation. Lysosome formation is also done by my Golgi apparatus. So these are the few things you have to know. Now before we wrap up the class, let's do one question over here. एक क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं. So question number 61 का आंसर आप हैंड रेज करके मुझे बता सकते हो. Quickly raise your hand and tell me the answer over here. So I'm just waiting. Few people have raised their hand. बताइए सार्थक, क्या लग रहा है आपको इसके अंदर आंसर? Golgi apparatus. Right, Golgi apparatus over here becomes a correct answer. Yes, that is what my Golgi apparatus is known for: glycolipid and glycoprotein formation. Do we have one more question? We won't be looking at this. Okay, so this is the one question we have seen. I'll share with you a few more questions in a form of assignment by tomorrow evening, right? So you can have a look at them. एक question हम करेंगे via poll. So let's do one question via poll. So before we wrap up the class, let's run one poll over here, and then it's yeah, उसके बाद some lecture खत्म करते हैं. So just wait a minute. Yeah, just wait a minute. You will get. Oh, the screen is still on. ठीक है. All right, so I've just okay, I'm just going to launch this poll. फटाफट आंसर करिए. So I've just launched this poll. The question is very simple. Role of RER. RER का रोल यहाँ पे पूछा, फटाफट इसको आंसर करिए so that we can wrap up the things. So this is the one question we have seen. I'll share with you a few more questions in a form of assignment by tomorrow evening, right? So question number 61 का आंसर आप हैंड रेज करके मुझे बता सकते हो. Quickly raise your hand and tell me the answer over here. So I'm just waiting. Few people have raised their hand. बताइए सार्थक, क्या लग रहा है आपको इसके अंदर आंसर?
I hope all of you can access the poll, by the way. Yes, sir. Thank you. All right, so people who have just answered in the poll, then yeah. अगर कोई question नहीं है, then yes, you can leave.